एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकला। वो अपने घर की तरफ चलने लगा कि तभी पीछे से दो आदमी आए। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी पहन के रखी थी। उन्होंने उस आदमी को रोका और पूछा, सर आप लंदन वाले अब्दुल खान है ना? जैसे ही उस आदमी ने हाँ कहा, दोनों ने तुरंत पिस्टल्स निकाल ली और अगले ही पल उस पर लगातार गोलियां चला दी गई। कुछ ही सेकंड्स में वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। वो दोनों रेंजर्स रॉ के दो अननोन गनमैन थे और जिसे मारा गया था वो आईएसआई का सबसे बड़ा टेररिस्ट था। ये भारत का सीक्रेट मिशन था, ऑपरेशन हॉर्नेट। 4 नवंबर 1984, पेरिस, फ्रांस। पेरिस के एक छोटे से कैफे में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर बता रहा था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री लॉरेंट फेबियस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत जा रहे हैं। कैफे में बैठे लोग चुपचाप ये न्यूज देख रहे थे, लेकिन एक कोने में बैठा आदमी टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उस आदमी के सामने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स खुले पड़े थे और यह आदमी कोई आम शख्स नहीं था। यह था रॉ का अंडरकवर एजेंट संजीव जिंदल। कुछ दिन पहले जिंदल लंदन में एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिला था, क्लार्क ली। क्लार्क लंदन इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता था और उसका काम था ब्रिटेन में बैठकर इंडिया के खिलाफ काम कर रहे लोगों की इंफॉर्मेशन निकालकर जिंदल तक पहुंचाना। क्लार्क की आखिरी रिपोर्ट एक नाम पर सेंटर्ड थी, अब्दुल खान, एक पाकिस्तानी हैंडलर जो लंदन में बैठकर भारत के अंदर टेरर नेटवर्क्स को चला रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल खान इंडिया से आए खालिस्तानीज को आईएसआई के सीनियर ऑफिसर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था और ये सारी मीटिंग्स अक्सर उसके घर पर होती थी और हर मीटिंग के बाद पंजाब में एक नया अटैक होता था। रिपोर्ट में एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, बीएन संधू, इंडिया से आया हुआ एक खालिस्तानी ऑपरेटिव जो लगातार आईएसआई के कांटेक्ट में था। कैफे में बैठकर जब जिंदल ने ये रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसका खून खौल उठा। वो लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर्स को ये इंटेलिजेंस भेज रहा था, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उस वक्त राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। दिसंबर 1984, दिल्ली। रॉ हेडक्वार्टर्स में सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज जिंदल के भेजे हुए अब्दुल खान से जुड़े कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। रिपोर्ट्स पढ़कर खत्म होते ही भारद्वाज ने बिना वक्त गवाए एक ऑर्डर दिया, एजेंट जिंदल को तुरंत दिल्ली बुलाया जाए। कुछ ही दिनों के बाद जिंदल दिल्ली पहुंच चुका था। रॉ हेडक्वार्टर्स के एक सिक्योर रूम में उसकी मुलाकात अनुज भारद्वाज से होती है। भारद्वाज सीधा सवाल पूछते हैं, जिंदल तुम्हारा प्लान क्या है? और जिंदल बिना झिझक जवाब देता है, सर हमें किसी भी कीमत पर बीएन संधू को पकड़ना होगा। पाकिस्तान और आईएसआई उसके साथ मिलकर भारत में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। भारद्वाज पूछते हैं, तुम श्योर हो? तो जिंदल कहता है कि यस सर, आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खुद संधू को सुपरवाइज कर रहा है। भारद्वाज फिर पूछते हैं, तो प्लान बताओ, और जिंदल सारा प्लान समझा देता है। अनुज भारद्वाज इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और इसी पल एक नया कोवर्ट मिशन जन्म लेता है। इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन हॉर्नेट। कुछ ही हफ्तों के बाद जिंदल लंदन पहुंच जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, एजेंट मोहन। मोहन को खुद अनुज भारद्वाज ने ट्रेन किया था और वो पहले भी कई हाई रिस्क सक्सेसफुल ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुका था। ऑपरेशन हॉर्नेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला इंटेलिजेंस कलेक्शन, इसकी जिम्मेदारी थी क्लार्क ली और एजेंट मोहन के पास। दूसरा कोवर्ट ऑपरेशन, इस पूरे फेज को सुपरवाइज करने का जिम्मा दिया गया था एजेंट संजीव जिंदल को। 2 साल पहले 1983, वियन्ना, ऑस्ट्रिया। उस वक्त एजेंट जिंदल वियन्ना शहर में एक्टिव था। इस फेज में उसका कोड नेम कुछ और था। वियन्ना में रहकर काम करते हुए जिंदल ने एक नाम आइडेंटिफाई किया, आसिफ खान, एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रिया में रहकर भारत के खिलाफ आतंकवादी एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहा था। और अब यहाँ पे डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जिंदल ने एक साइलेंट एलिमिनेशन प्लान बनाया। प्लान का सेंटर थी रॉ की एक एसेट सोफी। जिंदल ने सोफी को पर्सनली बहुत अच्छे से ट्रेन किया, सेल्फ डिफेंस, सर्विलेंस, मैनिपुलेशन, सब कुछ। सोफी लगातार उस बार में जाने लगी जहाँ पे आसिफ खान अक्सर आता था और आसिफ औरतों और शराब का शौकीन था और जिंदल को ये बात पहले से पता थी। और फिर एक रात आसिफ की नजर बार के कोने में अकेली बैठी बेहद खूबसूरत सोफी पर पड़ी। वो उसके पास आकर बैठ गया। पहले कैजुअल बातचीत हुई, फिर हंसी और फिर ड्रिंक्स। काफी रात हो गई थी। आसिफ ने सोफी को घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया। दोनों कार में बैठे और बातचीत और ज्यादा क्लोज होती गई। तो सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, गाड़ी में सब कुछ, कहीं और चलते हैं ना। आसिफ उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर आसिफ किचन में जाता है खाना बनाने के लिए और सोफी ड्रिंक्स प्रिपेयर करती है।
दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और रात वहीं गुजर जाती है। और फिर सुबह 6 बजे सोफी की नींद उठती है तो सबसे पहले वो आसिफ की नब्ज चेक करती है। नब्ज नहीं चल रही थी। आसिफ खान मर चुका था और सोफी बिना पैनिक के पूरी ट्रेनिंग के साथ सारे सबूत साफ करती है और घर से निकल जाती है। मिशन कंप्लीट। जिंदल का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था और यह ऑपरेशन दिल्ली की परमिशन के बिना किया गया था। अगर यह बात हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती तो जिंदल को फील्ड से हटा दिया जाता। इसलिए जिंदल एक और कठोर फैसला लेता है। वो रातों रात सोफी से सारे लिंक्स तोड़ देता है। बिना बताए एक नई आइडेंटिटी के साथ ऑस्ट्रिया छोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम जनवरी 1985। ऑस्ट्रिया। एक कैफे में जिंदल शांत बैठा हुआ था। उसकी नजर बार बार गेट पर जा रही थी। 2 साल के बाद वो अपनी पुरानी इन्फॉर्मर ऑस्ट्रियन सिटीजन सोफी से मिलने वाला था। थोड़ी देर के बाद सोफी कैफे में एंटर करती है। उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सीधा जिंदल से कहती है, तुम कहाँ थे? अचानक कहाँ गायब हो गए? क्यों गायब हो गए? तुमने सिर्फ एक रिस्की ऑपरेशन के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। जिंदल कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है क्योंकि मिशन के बाद एसेट को इमोशनली कट ऑफ करना यह भी जॉब का हिस्सा था। कुछ पल के बाद सोफी शांत होती है और कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे काम का हिस्सा है, छोड़ो अब पहले काम की बात करो। तो जिंदल सीधा सवाल करता है, क्या तुम हरप्रीत आहूजा को जानती हो? तो सोफी थोड़ा सोच कर कहती है, हाँ वो हमारे एनजीओ में काम करता था लेकिन अब नहीं। जिंदल टेबल के नीचे से एक लिफाफा निकालता है। अंदर $10,000 होते हैं। वो कहता है कि किसी भी तरह इस आदमी का पता लगाना है। सोफी लिफाफा उठाती है, बस इतना कहती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, और कैफे से चली जाती है। दरअसल हरप्रीत आहूजा भारत का एक सिख युवक था। ऑस्ट्रिया आने से पहले वो कैलिफोर्निया में रह रहा था, जहां वो एक बिजनेसमैन अवतार सेठी के यहाँ काम करता था। अवतार सेठी वो आदमी जो बीएन संधू के पूरे नेटवर्क को फाइनेंस करता था। हरप्रीत ने लगभग 1 साल तक सेठी के साथ काम किया। फिर एक दिन अचानक हरप्रीत कैलिफोर्निया से गायब हो गया। उसी दिन से एजेंट जिंदल हरप्रीत आहूजा को ट्रैक कर रहा था। जिंदल वापस पेरिस आ जाता है। वहीं से वो एजेंट मोहन को कॉल करता है तो मोहन एक बड़ी अपडेट देता है। वो बताता है कि उन्होंने अब्दुल खान के घर काम करने वाले माली तारिक सिद्दीकी को पैसों का लालच देकर अपना एसेट बना लिया, और तारिक सिद्दीकी अब मोहन को हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन देने लगा था। कौन अब्दुल खान के घर आ रहा है, किस टाइम, कौन सी गाड़ी और गाड़ी का नंबर तक। इन लोगों में सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं थे, आईएसआई ऑफिसर्स, पाकिस्तानी आर्मी के लोग और खालिस्तानी ऑपरेटिव्स तक शामिल थे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक बीएन संधू लगातार अब्दुल खान के घर आता जाता था और अक्सर उसके साथ एक और इंडियन होता था, हरबख्श सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, संधू और हरबख्श अगले महीने फरवरी में इस्लामाबाद जाने वाले थे। ये एक गेम चेंजिंग इंटेलिजेंस थी। जिंदल मोहन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कोशिश करो तारिक से ये भी करवाओ कि जो भी लोग अब्दुल खान के घर आते हैं उनकी फोटोज किसी तरह निकलवा लो। मोहन कोशिश करता है लेकिन तारिक मना कर देता है। फोटोज लेना मतलब सीधे मौत को दावत देना। लेकिन थोड़े और पैसों के बदले तारिक एक और चीज पर हाँ कह देता है। वो अब्दुल खान के घर आने वाली सारी चिट्ठियां और लिफाफे मोहन तक पहुंचाने का वादा करता है। ज्यादातर लेटर्स नॉर्मल इनविटेशंस होते हैं, लेकिन एक लिफाफे के अंदर था अब्दुल खान का बैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि पिछले काफी महीनों से अब्दुल खान हर महीने बीएन संधू और हरबख्श सिंह को पैसे ट्रांसफर कर रहा था। प्लान ए तो काम कर चुका था और अब बारी थी प्लान बी की। मार्च 1985, लंदन इमिग्रेशन ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में एक आदमी नर्वस सा खड़ा था। उसका नाम था अमरजीत सिंह, हरबख्श सिंह का चचेरा भाई, वो भी एक खालिस्तानी था। अमरजीत काउंटर तक पहुंचता उससे पहले ही एक आदमी उसके पास आ जाता है। यह था क्लार्क ली। पिछले कई दिनों से क्लार्क की नजर अमरजीत पर थी और वो जानता था कि आज अमरजीत यहाँ पे आने वाला है। तो क्लार्क कैजुअली पूछता है, क्या बात है सर, काफी परेशान लग रहे हो, क्या मैं मदद कर दूं आपकी? मैं यहीं काम करता हूं। तो अमरजीत थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है, सर मैं कब से असाइलम के लिए आ रहा हूं लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो क्लार्क उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस के अंदर पहले से एक और आदमी बैठा होता है, एजेंट मोहन। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मोहन अमरजीत की गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि तू भारत में 4 पुलिस वालों को मार कर यहाँ आया है और एप्लीकेशन में लिख रहा है कि तुझे इंडियन गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए।
अमरजीत बुरी तरह कांप जाता है। क्लार्क तुरंत मोहन को ऑफिस से बाहर भेज देता है। फिर वो अमरजीत के सामने बैठकर शांत आवाज में कहता है, देखो ये इंडियंस बहुत गुस्से में हैं। अगर चाहें तो तुम्हें अभी के अभी मार सकते हैं, लेकिन अगर तुम हरबख्श सिंह के खिलाफ हमारी मदद कर दो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अमरजीत की आवाज कांप रही होती है। वो धीरे से कहता है, सर मेरी पूरी फैमिली पंजाब में है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बस उन्हें यहाँ लाकर एक सेफ जिंदगी और अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। क्लार्क कहता है, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, लेकिन पहले मुझे हरबख्श के बारे में सब कुछ बताओ। तो अमरजीत कहता है, सर पाकिस्तान से लौटने के बाद हरबख्श पूरी तरह बदल गया है। उसके घर पर लगातार पाकिस्तानी आते रहते हैं। बस मुझे ये नहीं पता कि उनके बीच क्या बात होती है। सर हरबख्श की बातों में आकर मैं इस सब में फंस गया, मुझे खालिस्तानी बनना ही नहीं था। तो क्लार्क सीधा सवाल करता है, फिर तुम उसे रोकते क्यों नहीं? अगर वो पाकिस्तानियों से मिल रहा है तो इसका मतलब साफ है वो भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। तो अमरजीत रोती हुई आवाज में कहता है कि सर मेरी हालत देखिए, मैं बस पैसे के लिए उसके साथ हूँ, पैसे वही देता है। यहाँ क्लार्क थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, बस एक काम करो, ये पता लगाओ कि हरबख्श और पाकिस्तानियों के बीच क्या बात होती है। क्लार्क उसे कुछ पैसे देकर वहां से भेज देता है। उधर पेरिस में एजेंट जिंदल मोहन और क्लार्क के काम से बड़ा खुश था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी, सोफी। उससे मिले हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन अभी तक सोफी की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। अप्रैल 1985 अचानक जिंदल के फोन पर कॉल आता है। कॉल सोफी का था। वो सीधे कहती है, तुम्हें ऑस्ट्रिया आना होगा, मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है। 6 अप्रैल 1985 जिंदल ऑस्ट्रिया पहुंचता है। एक कैफे में उसकी और सोफी की मुलाकात होती है। सोफी कहती है, जनवरी में तुमसे मिलने के बाद मैंने हरप्रीत आहूजा को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते सोफी इज़ब्रक शहर के एक रेस्टोरेंट तक पहुंचती है। वहीं हरप्रीत मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। सोफी ने यह मौका देखकर उससे कहा, एक इंडियन बिजनेसमैन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। हरप्रीत तुरंत इंटरेस्ट दिखाता है और उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी बातें सुनते ही जिंदल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। 7 अप्रैल 1985 इज़ब्रक एक कैफे में सोफी और जिंदल हरप्रीत आहूजा से मिलते हैं। जिंदल सीधा सवाल करता है, तुमने कैलिफोर्निया क्यों छोड़ा बताओ? तो हरप्रीत कहता है, मेरी लाइफ वहाँ अच्छी चल रही थी, लेकिन जिसके साथ मैं काम करता था अवतार सेठी, उसके साथ जो लोग उठते बैठते थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो ISI और खालिस्तानी टेररिस्ट थे। अवतार सेठी एक गद्दार है, वो BN संधू के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने का काम कर रहा है। और उस पर जिंदल को पूरा यकीन हो जाता है कि हरप्रीत एक सच्चा देशभक्त है। इसीलिए जिंदल एक बड़ा कदम उठाता है। वो सच बता देता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं रॉ का एजेंट हूँ। और ये सुनते ही हरप्रीत बिल्कुल हैरान। तो जिंदल शांत आवाज में कहता है, देखो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो। हरप्रीत काफी देर तक तो चुप रहता है, सोचता है, रिस्क को टटोलता है और फिर सिर हिला देता है, मैं तैयार हूँ। उधर लंदन में क्लार्क और मोहन का काम लगातार रिजल्ट्स दे रहा था। तारिक सिद्दीकी पहले से ही सॉलिड इंटेलिजेंस दे रहा था, लेकिन अब अमरजीत ने भी हरबख्श सिंह के बारे में काफी गहरी इंफॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दी थी और अब एक्शन का टाइम आ गया था। अगस्त 1985 कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलती है, हरबख्श सिंह एक बार फिर इस्लामाबाद गया हुआ है। एक दिन हरबख्श इस्लामाबाद के पास N5 पाकिस्तान नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला रहा होता है और तभी अचानक रॉन्ग साइड से आती एक हैवी ट्रक सीधे हरबख्श की कार से टकरा जाती है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कार तुरंत आग पकड़ लेती है। हरबख्श सिंह उस जलती हुई कार के अंदर जिंदा जलकर मर जाता है। रॉ ने भारत के खिलाफ काम करने वाले एक और देशद्रोही को खामोशी से हटा दिया था और लिस्ट में 3 नाम बचे थे, अब्दुल खान, BN संधू और अवतार सेठी। 12 अक्टूबर 1985 कैलिफोर्निया। हरप्रीत आहूजा और सोफी एक नॉर्मल कपल बनकर कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। हरप्रीत अपने पुराने दोस्त पूरन सिंह से मिलता है जो अवतार सेठी का ड्राइवर था। पूरन बताता है, आजकल सेठी काफी टेंशन में है, इंडिया में टेररिस्ट तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे। पहले सेठी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI के द्वारा पैसे ट्रांसफर करता था। इस बैंक का फाउंडर पाकिस्तानी था। दुनिया भर के टेररिस्ट्स, स्मगलर्स और ड्रग लॉर्ड्स इसी बैंक के जरिए अपना ब्लैक मनी वाइट करते थे, लेकिन अब ये बैंक अमेरिकन एजेंसी के रडार पे आ चुका था। इसीलिए सेठी अब BCCI का यूज नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों के बाद
आहूजा अवतार सेठी से उसके ऑफिस में मिलते हैं। मीटिंग में आहूजा सेठी को भरोसे में ले लेता है। वो कहता है, ऑस्ट्रिया में मेरे स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर मैं तुम्हारी आतंकी फाइनेंसिंग में मदद कर सकता हूँ। सेठी एक बार फिर हरप्रीत आहूजा को अपनी कंपनी में जॉब दे देता है। अगले 4 महीने आहूजा और सोफी सेठी के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क, कॉन्टैक्ट्स, रूट्स और आईएसआई कनेक्शंस की डिटेल बाय डिटेल इंटेलिजेंस इकट्ठा करते रहते हैं। फरवरी 1986 जिंदल उन्हें कॉल कर कैलिफोर्निया छोड़ने को कहता है। आहूजा और सोफी छुट्टी का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। मार्च 1986 कैलिफोर्निया। अवतार सेठी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर कहती है, सर, इंडियन एम्बेसी से कोई आपसे मिलने आया है। सेठी चौंक जाता है। डिप्लोमेट्स का आना जाना उसके लिए नया नहीं था, लेकिन अब तक वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स होते थे। इंडियन डिप्लोमेट पहली बार आया था। सेठी कहता है, भेजो अंदर। अंदर आता है एक आदमी, रंजन गुप्ता, इंडियन एम्बेसी से। सीधा बोलता है, मिस्टर सेठी, हमें आपके और बीएन संधू के बारे में सब पता है। हमें यह भी पता है कि आप आईएसआई और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे हो। तो सेठी एक्टिंग करता है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ। रंजन गुप्ता कोई बहस नहीं करता। वो एक फाइल उठाकर सीधा सेठी के टेबल पे पटक देता है। फाइल के अंदर बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं, संधू और अब्दुल खान के साथ सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सॉलिड प्रूफ्स। और ये देखकर अवतार सेठी का चेहरा उतर जाता है। रंजन गुप्ता ने सेठी की आंखों में सीधा देखकर कहा, मिस्टर सेठी, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अब सब सच बता दो। ये सुनकर अवतार सेठी बिल्कुल टूट जाता है। सारी एक्टिंग खत्म हो जाती है। वो रोते हुए अब्दुल खान और बीएन संधू के पूरे नेटवर्क का सच उगल देता है। इसके बाद रंजन गुप्ता सेठी को कैलिफोर्निया के ही एक सेफ हाउस में शिफ्ट करा देता है। वहीं पहले से मौजूद होता है एजेंट मोहन। सेफ हाउस के अंदर लगातार 6 घंटे इंटेरोगेशन चलता है। सेठी एक एक करके उन सब आईएसआई ऑफिसर्स का नाम बता देता है जो अब्दुल खान और संधू के साथ मिले हुए थे। उसके बाद सेठी को पेरिस ले जाया जाता है। यहाँ अनुज भारद्वाज और संजीव जिंदल खुद 2 दिन तक उससे इंटेरोगेशन करते हैं। सेठी बताता है कि लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर आईएसआई के 6 ऑफिसर्स एक्टिव हैं। यही नहीं, सेठी 27 ऐसे लोगों के नाम भी देता है जो भारत के अंदर रहकर संधू और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे थे। तो जिंदल सेठी को आखिरी काम देता है, आईएसआई की अगली चाल का पता लगाओ। सेठी बिना हिचकिचाए हाँ कह देता है और कुछ दिनों के बाद वो 27 नामों की लिस्ट सीधे उस वक्त के गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव तक पहुंच जाती है। इसके बाद शुरू होता है एक साइलेंट क्लीनअप। कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए 27 में से 18 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जुलाई 1986 पेरिस। अवतार सेठी जिंदल को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है। रिकॉर्डिंग में आईएसआई का एक ऑफिसर भारत पर बड़े हमले की बात कर रहा होता है। जिंदल सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स और फाइनेंशियल प्रूफ्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करता है। रिजल्ट तुरंत आ जाता है। ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद इंडिया के खिलाफ काम कर रहे आईएसआई एजेंट को यूके से तुरंत डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे देती है। और इस मामले पर पीएम राजीव गांधी खुद ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर से फोन पे बात करते हैं। थैचर प्रॉमिस करती है कि बीएन संधू के खिलाफ एक्शन होगा। नवंबर 1986 लंदन। बीएन संधू अपने घर में मौजूद होता है जब अचानक लंदन पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। संधू को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके साथ उसके 5 सबसे करीबी साथी भी पकड़ लिए जाते हैं। लंदन में आईएसआई का पूरा नेटवर्क बुरी तरह से हिल जाता है। लेकिन अब्दुल खान अभी भी खुला घूम रहा था। उसे लग रहा था रॉ का असली टारगेट संधू था, वो नहीं। इसीलिए वो बिल्कुल टेंशन फ्री था। जून 1987 लाहौर। अब्दुल खान अपने होम टाउन लाहौर आया हुआ था। एक सुबह नमाज पढ़कर जब वो मस्जिद से घर की तरफ जा रहा होता है, पीछे से पाकिस्तानी रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहने 2 आदमी उसके पास आते हैं। एक पूछता है, भाईजान आप ही लंदन वाले अब्दुल खान है ना? अब्दुल खान कहता है, हाँ मैं ही अब्दुल खान हूँ, क्या काम है मुझसे बताओ। बस इसी जवाब के साथ दोनों रेंजर्स पिस्टल्स निकालते हैं और लगातार 9 गोलियां अब्दुल खान के सीने में उतार देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर आने लग जाते हैं। तब तक वो दोनों रेंजर्स मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से गायब हो चुके होते हैं। सालों से भारत में आतंक फैलाने वाला अब्दुल खान अपने ही देश में दिन दहाड़े मारा जाता है। ऑफिशियल वर्जन में लाहौर पुलिस कहती है ये बिजनेस राइवलरी का केस है, लेकिन आईएसआई हेडक्वार्टर्स में भूचाल आ चुका था, क्योंकि सच ये था
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके घर के अंदर घुसकर उनका सबसे बड़ा ऑपरेटिव को मार चुकी थी। यह था भारत का आतंक के खिलाफ जवाब, ऑपरेशन हॉर्नेट। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।